चलिए। सो गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ बाय अनुराग दीक्षित में। उम्मीद है मेरी आवाज़ आप सभी तक लोगों तक पहुंच रही होगी। ऑडियो और वीडियो दोनों ही क्लियर होंगे। तो मैंने आपको बोला था कि मैथ स्पेशल का जो बैच है वो मैं लाने वाला हूं। तो चलिए, इसका मैंने नाम भी रखा है मैथ स्पेशल बैच। तो देखो, ये जो आप हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे ना, जो शुरुआत से चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, जो जानेंगे, वो हर एक एग्ज़ाम के लिए, हर एक वनडे एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त होगी। यानी वो एसएससी के लिए भी होगा, एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए भी होगा, पुलिस, स्टेट पुलिस के लिए भी होगा, रेलवे के लिए होगा, जितने भी ऑल वनडे एग्जामिनेशन होते हैं ये सब के लिए होगा, ऑल वनडे एग्जामिनेशन। और देखो, ऐसा है ना कि पढ़ना बहुत अच्छे से पढ़ेगा तो मैं आपको एक एक चीज़ विदाउट एनी डिले और विदाउट किसी भी रोक टोक के बड़े अच्छे से पढ़ाऊंगा। बस उम्मीद आपसे कर रहा हूँ कि आप लोग उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात, रिवीजन जरूर करते चलिएगा, ठीक। और ये क्लासेस बहुत जल्दी लाइव भी होंगे। अभी तो ये रिकॉर्डेड सेशन ही है। कभी हार ना मानने की आदत थी, एक दिन जीतने की आदत बन जाएगी। ये स्लाइड और ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, तो ये चलेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई, आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अपने पहले चैप्टर की। नाम है नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे, जानेंगे हर एक छोटी से छोटी चीज़ें। और छोटी से छोटी चीज़ों को जानने के बाद उन पर आधारित क्वेश्चंस को करेंगे इन्हीं के साथ भी। और जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद भी लॉट्स मोर क्वेश्चन के साथ हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, इसमें समय लगेगा, सीधी सी बात पहले बता दे रहा हूँ। टुडे इज़ द फर्स्ट डे, पहला दिन है, इसलिए मैं आपको पहले ही से बता दे रहा हूँ कि इन सब चीज़ों में जैसे मैं पढ़ाऊँगा इसमें समय लगेगा, लेकिन पढ़ने के बाद कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी या कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपको कंफ्यूज करे, आपको परेशान करेगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैथ स्पेशल बैच की शुरुआत है, आज पहला दिन है, प्रभु का नाम लेकर शुरू करते हैं और बात करते हैं नंबर सिस्टम की। तो सबसे पहला सवाल यही उठना चाहिए मन में कि नंबर सिस्टम जो होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं नंबर को संख्या, और सिस्टम को सभी लोग जानते हैं क्या कहते हैं, पद्धति। तो ये संख्या की पद्धति है। अब जरा आपको मैं समझाता हूँ कि इसके नाम से इसका काम कैसे स्पष्ट हो जाता है। जैसे हम लोग क्या कहते चले आ रहे हैं कि हमारे इंडिया देश का जो एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा की जो प्रणाली है या शिक्षा की जो पद्धति है, वो अच्छी नहीं है। जो पढ़ना चाहिए वो भी पढ़ना पड़ता है, जो नहीं पढ़ना चाहिए वो भी पढ़ना पड़ता है। शुरुआत से हम लोगों का यही कहना है कि भारत की शिक्षा पद्धति अच्छी नहीं है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से ही बता रहा हूँ कि एजुकेशन सिस्टम से मैं आपको नंबर सिस्टम को कनेक्ट कर रहा हूँ, कैसे ज़रा देखना। एजुकेशन सिस्टम अगर मैं बात करता हूँ तो एजुकेशन सिस्टम क्या दिखाता है, एजुकेशन सिस्टम ये दिखाता है, एजुकेशन सिस्टम अगर मैं बात करता हूँ, मैं सिस्टम को ही लेकर चल रहा हूँ, प्रणाली यानी पद्धति को लेकर चल रहा हूँ। जैसे मैंने कहा एजुकेशन सिस्टम क्या सिखाता, तो आप कहोगे शिक्षा के विविध पहलुओं को, शिक्षा को किस तरीके से भारत में प्रदान किया जा रहा है, शिक्षा के विविध पहलुओं पर नज़र रखता है सिस्टम। उसी को हम लोग सिस्टम कहते हैं ना। सिस्टम किसे कहते हैं, विविध फेसेस को क्लियर करना या उसको पढ़ना ही क्या कहलाता है, सिस्टम, है ना। तो अब अगर मैं पूछूं कि नंबर सिस्टम क्या होगा, भाई नंबर का तो सीधा मतलब हो गया संख्या, तो और सिस्टम का मतलब क्या होता है, पद्धति। यानी कि आप ये कह सकते हो कि नंबरों को और नंबरों के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने का जो तरीका होगा वो क्या कहलाएगा, नंबर सिस्टम। तो ये बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हर एक छोटी बात मैं लिखता भी चलूँगा, आपको बताता भी चलूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, संख्याओं को दर्शाने का जो तरीका होता है, टू रिप्रेजेंट द नंबर्स इज कॉल्ड द नंबर सिस्टम, ठीक है। हाउ टू रिप्रेजेंट द, संख्याओं को दर्शाने का जो तरीका होता है, ठीक है, रिप्रेजेंट करने का जो स्टाइल होता है, दर्शाने का तरीका होता है। मैं चाहता हूं कि आज ही से आप लोग नोट्स बनाते चलना बहुत अच्छे से। दर्शाने का तरीका ही क्या कहलाता है, संख्या पद्धति, ठीक है, संख्या पद्धति। अब जैसे एजुकेशन सिस्टम की मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, तो एजुकेशन सिस्टम कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे इंडिया का है तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम होगा, फॉरेन का होगा तो किसी अमेरिका का, अमेरिका को एजुकेशन सिस्टम होगा, उसके अलग होंगे सिस्टम, फ्रांस के अलग होंगे। लेकिन जब हम लोग गणित की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड वाइड गणित में जो सिस्टम होते हैं, जिस तरीके से गणित पढ़ाई जाती है और गणित में पढ़ाने की जो प्रणाली, जो पद्धतियाँ होती हैं, वो पूरे वर्ल्ड वाइड एक होती है, क्योंकि गणित सबके लिए एक है मेरे दोस्त, ठीक है। किसी के लिए ऐसा नहीं कि किसी की गणित
वहाँ से शुरू हो गए तो किसी की गणित यहाँ से शुरू हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि गणित पढ़ाने के जो तरीके होते हैं वो बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। मैं आपको ये बताऊँगा कि कौन कौन से। देखो, सबसे पहला होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, जो हम लोग पढ़ते हैं, जिस गणित को हम लोग जानते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलव संख्या पद्धति। दूसरा होता है बाइनरी सिस्टम, इसका यूज जानते हो आप लोग, ज़्यादातर देखा है आपने कहाँ सिस्टम में यूज होता है, ये कंप्यूटर कोडिंग में, जिसमें द्विनाम आधारी पद्धति इसको बोलते हैं, बाइनरी सिस्टम को, जिसमें सिर्फ नंबर्स डिजिट्स क्या होते हैं, 0 और 1। तीसरा होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसमें कितने अंक होंगे, 6 अंक होंगे, ठीक है। फिर होता है ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम, इसमें ऑक्टा का मतलब 8 अंक होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम लोग पढ़ते हैं, इसमें जो डिजिट मिलते हैं हम लोगों को 10 डिजिट मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं, बात होती है सर, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और दुनिया की कोई भी संख्या हम लोग जानते हैं कि वो इन्हीं से मिलती है। तो हमारी जो गणित है वो जो है वो हमारी गणित जो होती है वो आधारित होती है डेसिमल नंबर सिस्टम पे, यानी कि दशमलव संख्या पद्धति पर, ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम पर। तो इसी को हमको पढ़ना है। अब आप ये सोचोगे कि भाई 0 से 0 की खोज तो आर्यभट्ट ने कर दी थी। किसने की थी, आर्यभट्ट ने 0 की खोज की थी। लेकिन ये जो बाकी की डिजिट्स है ना, ये कहाँ से आई, ये जो बाकी की डिजिट्स हैं ये कहाँ से आई, तो भाई ये प्राकृतिक संख्याएं हैं जो कि प्रकृति से हमें मिली है। इसका कोई प्रूफ मेरे पास तो नहीं है कि ये कहाँ से मिली है, ठीक है। इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो है दशमलव संख्या पद्धति, इसी को हम लोग क्लासिफाइड करके आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दशमलव संख्या प्रणाली या पद्धति आप कुछ भी कह सकते हो, इसी पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसी को हम लोग क्लासिफाइड करेंगे। क्लासिफाइड मतलब इसी का वर्गीकरण करेंगे, और वर्गीकरण करके जितनी भी संख्याएं, आज हम लोग सिर्फ संख्याओं का वर्गीकरण करेंगे, क्योंकि जब तक ये नहीं समझ पाएंगे कि संख्याएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, किसका यूज़ कहाँ होता है, सवालों में कैसे इस्तेमाल की जाती है, तब तक कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। अच्छा, शुरुआत इसमें जो होती है दशमलव संख्या पद्धति में, मैंने आपको बताया 0 से 9 तक की संख्याएं होंगी। दुनिया की कोई भी संख्या इन्हीं 10 अंकों से बनती है, जिसमें 0 की खोज हुई थी काफ़ी बाद में। और ये 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं जो कि हमें प्रकृति से मिली है, ठीक है। चलिए आगे शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, तो दशमलव प्रणाली होती है, बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाई। जो हमारी जो दशमलव संख्या प्रणाली है, दशमलव संख्या प्रणाली है, ठीक है, उसमें जो संख्याएं थी उसको 2 भागों में बांटा गया। एक भाग हो गया रियल नंबर, एक भाग हो गया इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। और जो इमेजिनरी नंबर है इसको हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्याएं, ठीक है, काल्पनिक संख्याएं। अब जरा थोड़ी थोड़ी बातें इसमें भी समझते हैं, देखते हैं क्या चीज़ें हैं ये वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। इनको भी हम लोग विस्तार से चर्चा करते रहेंगे, हर चीज़ की विस्तार से ही चर्चा होगी, लेकिन पहले थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपने पढ़ा है कि एक क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, जिसमें एक्स और वाई एच 2 अक्ष होते हैं। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई होता है, ये एक्स डैश होगा, ये वाई डैश होगा, मतलब, ठीक है। तो ये होता है मूल बिंदु। आप ध्यान से समझना, आप इसको लेकर चल सकते हो, इसको लेकर चल सकते हो, जैसे इच्छा हो वैसे चल सकते हो। मैंने कहा ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा, ठीक है। इसको आप संख्या रेखा भी कह सकते हो। अगर मैं सिर्फ इसी की एक बात करता हूँ, एक्सिस को ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ, मैं आपको ऐसे बताता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इसको मैं पहले से रफ कर देता हूँ, 1 मिनट देना हमको, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी और बहुत चीज़ें क्लियर रहेंगी, ठीक है। 1 मिनट, बस 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 मुन्ना बस। देखो, जैसे मैंने कहा कि ये एक रेखा है, संख्या रेखा। मैंने कहा सारी संख्या मुझे इसी पर रिप्रेजेंट करनी। मैंने कहा ये इसका मिड पॉइंट है, जहाँ मैंने कहा ये 0। फिर इधर आए तो
1 आया, इधर आया +2 है, इधर आया +3 है, इधर आया +4 है, ऐसे ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पर आए ये प्लस इनफाइनाइट, इधर आए, मतलब ज़ीरो से ये वाला जो भाग है ये पॉजिटिव भाग है, यानी कि धनात्मक हिस्सा है। कैसा हिस्सा आ रहा है, इन सब के विषय में भी हम अभी बात करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे बात आप सुन लो, ठीक है, उसके बाद हम इन सब के विषय में भी बात करेंगे। ठीक, ज़ीरो से इधर तक का हिस्सा धनात्मक हिस्सा हो गया, और जीरो से इधर तक का हिस्सा नेगेटिव पार्ट है। ठीक है, कैसा पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है, -1, -2, -3, सो ऑन डैश डैश माइनस इनफाइनाइट। तो इस संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं होंगी, जितनी भी, चाहे वो दशमलव में हो, चाहे वो दशमलव में ना हो, चाहे वो ऋणात्मक हो, चाहे वो धनात्मक हो, चाहे वो ज़ीरो हो, वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी, रियल नंबर। मतलब यू कैन से कि माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है भाई, सारी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती, कहाँ से, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट सारी संख्या। ठीक, चाहे वो दशमलव में हो चाहे ना हो। अगर यहाँ पे किसी के बीच में, जैसे 1 से 2 के बीच में हमने कहा यहाँ पर कोई संख्या 1.5, तो 1.5 भी वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, मतलब आपकी गणित में जिन संख्याओं को आप देख पा रहे हो, जो समझ पा रहे हो, वो सारी की सारी संख्याएं वास्तविक होंगी। ठीक, जिसका आप इस्तेमाल करते हो। ठीक, ऑल यूज्ड नंबर, ऐसे भी मैं बोल सकता हूँ कि ऑल यूज्ड नंबर जिनका आप इस्तेमाल करते हो वो क्या कहलाती हैं, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो सर ये काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, इन पर भी हम लोग बात करते हैं। काल्पनिक संख्याएं मतलब ऐसी संख्याएं जो कि इस नंबर लाइन पर, इस संख्या रेखा पर है ही नहीं, इस संख्या रेखा पर शो ही नहीं हो रही, मतलब है ही नहीं, काल्पनिक रेखाएं होंगी, मतलब जिनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं। नंबर दैट नॉट एग्जिस्ट, नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, ये कहलाती हैं काल्पनिक संख्या, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया बताओ हमको कि ऐसी कौन सी संख्या है जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, गणित में जिनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, तो कौन सी होंगी, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे मैं कहूँ आपसे कि रूट के अंदर नेगेटिव कोई भी नंबर लिख दो, मैंने कहा √1 लिख दो, मैंने कहा √-2 लिख दो, तो ऐसी कोई संख्या है ही नहीं। ठीक है, इन संख्याओं का कहीं कोई यूज नहीं होता, तो ये सारी की सारी संख्याएं कैसी होंगी, काल्पनिक होंगी। ठीक, या अच्छा इधर मैं लिखता हूँ इसको, ताकि यहाँ पर मैं होऊंगा तो आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ। ठीक, जैसे मैंने कहा कि i जो होता है, i स्क्वायर जब होता है तो इसकी वैल्यू -1 होती है, और i बराबर हो जाता है रूट के अंदर -1। i का मतलब होता है आयोटा, ये एक यूनानी वर्ड है, रोमन जिसको कहते हो, इसका मतलब होता है कल्पना। ठीक है, i का मतलब होता है आयोटा। ठीक है, 2014 की अगर परीक्षा किसी ने दी हो, मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ था, तो मैं आपको बता देता हूँ 2014 की परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है भैया -1। ठीक है, तो मैं आपको ये, हालांकि प्री में ही पूछा गया था, मेंस का तो खैर औकात नहीं है इस चीज़ इतना पूछने की, इतनी बात प्री में ही पूछी गई थी। ठीक है, तो आप ये समझे कि नंबर सिस्टम जो हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें दशमलव संख्या प्रणाली जो कि कहाँ से कहाँ तक थी, 0 to 9 तक थी, उसको मैंने 2 भागों में बांटा, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या होता है, संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं होती हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, यानी आप ये एक शब्द में कह सकते हो ऑल यूज नंबर, ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें प्रयोग में लाया जाता है, वो सभी क्या कहलाती हैं, सारी संख्या वास्तविक संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या। ठीक, इमेजिनरी नंबर जो कि संख्या रेखा में आती ही नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट, वो इसमें होती ही नहीं है। रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर, ये मैंने आपको बताया, और ये डायरेक्ट सवाल भी आया था। ठीक, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए अब काल्पनिक संख्याओं यानी कि इमेजिनरी नंबर का तो इस्तेमाल है नहीं, क्योंकि हमें यूज़ ही नहीं करनी, हमारी गणित में इसका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, तो हम लोग आगे किसको क्लासीफाइड करने वाले हैं, रियल नंबर को, वास्तविक संख्याओं को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो भाई जो रियल नंबर होती हैं, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, ये भी दो प्रकार में बढ़ती हैं। कैसे? एक डेसिमल नंबर होती है, एक इंटीजर होती है। डेसिमल नंबर का मतलब होता है दशमलव संख्याएं, यानी कि इसको बोलते हैं दशमलव संख्याएं। तो ये दशमलव संख्या प्रणाली नहीं है, ये सिर्फ दशमलव संख्या है, ठीक है, दशमलव संख्या। बहुत ध्यान से सुनना, आगे हम लोग बढ़ेंगे धीरे धीरे, उसी को देखते चलेंगे। और इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। अब बात आती है दशमलव संख्या क्या होती है और पूर्णांक क्या होता है, ठीक है। तो दशमलव संख्या का मतलब, ध्यान से सुनिएगा, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ये कोई एक संख्या रेखा है और यहाँ पर मैंने इस पॉइंट को लिया 0, तो ये मैंने आपको बोला +1, ये कहा मैंने +2, ये कहा मैंने +3, या इधर लिखा मैंने -1, ये कहा मैंने -2, ये कहा मैंने -3। बहुत ध्यान से सुनिएगा। डेसिमल नंबर क्या होता है? अच्छा, ये माइनस या +1 या +2 क्या है? तो आप कहोगे ये रियल नंबर है, ठीक है। क्या है? रियल नंबर। तो दो रियल नंबर के बीच की कोई भी संख्या अगर होगी तो वो कहलाएगी डेसिमल नंबर। बहुत ध्यान से समझना, दो रियल नंबर के बीच की संख्या क्या कहलाएगी, या क्या कहलाएगी? डेसिमल नंबर। दो लगातार, ऐसे लिख देते हैं, दो लगातार वास्तविक संख्याओं के बीच में लाई करती है, वास्तविक संख्याओं के बीच में दशमलव संख्या आती है, दशमलव संख्या होती है, ठीक। ऐसे भी समझ सकते हो, दशमलव संख्या, ठीक है, क्या होती है? होती है। अब जैसे मैंने कहा +1 और मैंने कहा +2, तो इनके बीच में क्या क्या हो सकता है? इनके बीच में 1.1 हो सकता है, 1.2 हो सकता है, 1.12 हो सकता है, 1.3 हो सकता है, बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। तो जितनी भी सारी दशमलव में हो जाएंगी, मतलब किसी भी दो वास्तविक संख्याओं के बीच की कोई भी संख्या होगी, वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी दशमलव की संख्या। जैसे 1.5 कर दिया, मैंने कहा 1.3333 हो गया, या फिर कुछ और कह दिया, हमने कहा 7.12357 समथिंग लाइक दैट, ठीक। ऐसे ऐसे कर दिया, ठीक। तो ये सारी संख्याएं क्या होंगी? दशमलव संख्या, ठीक। अब बात आती है पूर्णांक क्या होता है, तो इस पर भी हम लोग आगे बढ़ेंगे कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्ण अंक जो दशमलव में नहीं होंगे वो क्या कहलाएंगे? पूर्ण अंक। यानी कि दो रियल नंबर, जो जितने भी रियल नंबर होंगे जो कि किसी स्थान पर एग्जिस्ट करते हो, जो दशमलव में नहीं होगा, ऐसे आप समझो, जो दशमलव में ना हो, या दूसरे शब्दों में इसको आप कह सकते हो, जो दशमलव में ना हो, या दूसरे शब्दों में कह सकते हो क्या, कि लगातार, ध्यान से, इस पर हम लोग आगे भी बात करेंगे, लगातार आने वाले अंक, लगातार आने वाले अंक जो दशमलव में ना हो, और दूसरा, या तो फिर आप कह सकते हो लगातार आने वाले अंक ही क्या कहलाते हैं? इंटीजर कहलाते हैं, ठीक। तो अब हम लोग आगे चलते हैं कि हम लोगों ने ये जाना कि दशमलव संख्याएं क्या होती है और पूर्णांक यानी इंटीजर क्या होते हैं, इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। इतनी बात अगर समझ में आ गई है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई हमको बताओ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं ना, वो दशमलव संख्याएं भी कई प्रकार की हो जाती है, उनको भी देखेंगे, क्या क्या उनको कह सकते हैं उसको भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। आज हम लोग ये जो है ना क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यानी कि संख्याओं का जो वर्गीकरण है, इसको पूरा ही करेंगे हर हाल में। चलिए देखिए, अब हम लोग बात करते हैं डेसिमल नंबर। मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्या। अब हम लोग बात करेंगे इस दशमलव संख्या में, मैंने कहा कुछ होते हैं रिकरिंग नंबर्स, ये इसी के पार्ट हैं। कुछ होते हैं रिकरिंग नंबर, कुछ होते हैं नॉन रिकरिंग नंबर। रिकरिंग नंबर का मतलब क्या होता है, नॉन रिकरिंग नंबर का मतलब क्या होता है? ये होते हैं आवृत्ति अंक। क्या कहते हैं इनको? आवृत्ति संख्याएं, जिन संख्याओं की आवृत्त संख्याएं, आवृत्ति संख्या। और ये होती है आवृत्ति जो नहीं होते, ठीक है, उसको अनावृत संख्याएं कह सकते हो, अनावृत संख्या।
इसका मतलब क्या है मेरे भाई, जैसे देखो हमने आपको बताया कि डेसिमल जो होते हैं बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। मैंने कहा ये लिखा है 1.5, फिर मैंने कहा कि 1.3333 समथिंग लाइक दैट, फिर मैंने कहा 2.1 2 3 4 5 6 7 8 9 समथिंग लाइक दैट। ठीक, अब अगर मैं आपसे कहूं तो आपको कुछ चीजें दिख रही होंगी, जैसे यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 1.33, यहाँ पर 0.12, यानी यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद कई अंक जो हैं, अंक एक नहीं, अंक तो कई सारे हैं, लेकिन वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। क्या हो रहा है? बार बार रिपीट। यहां पर दशमलव के अंक बार बार रिपीट नहीं हो रहे, चेंज नहीं हो रहे, तो ये दो होते हैं। अब सर इसका तो आपने बताया नहीं कि यहाँ पे अंक रिपीट हो रहा है, नहीं, तो यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर 0 ही लिख के कुछ और भी लिख सकते हो, जैसे मान लो जैसे 1.50 तो इसे 1.5 भी तो लिखते हैं। अब 0 बार बार अगर रिपीट भी कर दोगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, हाँ या ना, है कि नहीं। तो एक हो जाती हैं आवर्त संख्याएं जिसमें पुनरावृत्ति दशमलव के बाद बार बार होती है, तो ये भी मैं लिख देता हूं, दशमलव के बाद अंक बार बार रिपीट होते हैं, दशमलव के बाद। ये आप लोग नोट करना है भाई अपने, हम तो लिख रहे हैं, आप लोग भी लिखना, अंक बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, दशमलव के बाद अंक बार बार क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। और अनावृत में क्या होता है? नॉन रिकरिंग नंबर में क्या होता है? यहाँ पर दशमलव के बाद अंक रिपीट नहीं होते हैं, दशमलव के बाद, बहुत ध्यान से देखना, बाद अंक रिपीट नहीं होते हैं। मेरे भाई बहुत ध्यान से सुनना, अंक रिपीट नहीं होते। अब जैसे मैंने ये कहा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इससे काफ़ी सारी चीज़ें तुम और भी सीखने वाले हो भी यहीं पर। ठीक है, मैंने कहा इसके लिए आते हैं रिकरिंग नंबर के लिए, मैंने कहा इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, उधर हम बैठे हैं तो शायद कॉर्नर दिखाई दे, हमने कहा इसका एक एग्जाम्पल था 1.5 या समथिंग, आगे 0 लगा सकते हो, जो भी मन है तुम्हारा। तो भाई अगर ये दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? नीचे 0 पड़ जाता है, ऐसे हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा? 5 से कितनी बार कट गया? 3 बार, और ये 5 से कितनी बार कट गया? 2 बार। अगर आप डिवाइड करोगे तो अब आपको आगे पता चलेगा कि ये 1.5 ही देता, हाँ या ना। तो आपने ये देखा, आप कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि यहाँ का जो दशमलव था, जब इसको आपने भिन्न में कन्वर्ट कर लिया, किस में कन्वर्ट कर लिया? भिन्न में कन्वर्ट कर लिया, तो ये दशमलव हट गया, यानी कि इसको आपने टर्मिनेट कर दिया। तो इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। आप लिखना चाहो तो लिख लेना, क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक, दूसरी बात आपने ये देखा कि जैसे ही आपके पास ये एग्जांपल था 1.50, तो इसको आपने अल्टीमेटली लिखा था 3/2। 3/2 मतलब अगर आप ये देखो तो ये भिन्न है, और भिन्न का मतलब ये p/q की फॉर्म में है। तो अगर ये p/q की फॉर्म में है, किसकी फॉर्म में है? p/q की फॉर्म में है, तो ये रेशनल नंबर भी कहलाता है। यही क्या कहलाता है? रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। यही क्या कहलाता है? रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कि कोई संख्या अगर p/q की फॉर्म में है, अंश बटे हर की फॉर्म में है, और लिख देते हैं p/q की फॉर्म में है, यानी कि अंश बटे हर की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है? अंश बटे हर की फॉर्म में है, और उसका हर 0 ना है, और उसका हर 0 नहीं है, तो वो किस कैटेगरी में आती है भैया? वो आ जाती है रेशनल नंबर की कैटेगरी में, यानी कि परिमेय संख्या कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है? रेशनल। उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। बात समझ में आई, हाँ या ना? क्लियर है इतनी बात मेरी सभी को स्पष्ट रूप से? अच्छा, आगे बढ़ते हैं, जरा दूसरी बात करते हैं इरेशनल नंबर की। तो मैं क्या बोल रहा था? हाँ, इरेशनल नंबर की बात जब कर रहे थे, यानी अनावृत संख्याओं की, तो अनावृत संख्याओं में हमने क्या पढ़ा था? अनावृत संख्याओं में हमने पढ़ा था कि दशमलव के बाद अंक रिपीट नहीं होते। मतलब कोई भी, जैसे ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसका कि दशमलव के बाद अगर अंक रिपीट नहीं होंगे तो क्या इसका दशमलव हटेगा? और दशमलव जब नहीं हटेगा तो इसी को आप लोग कह सकते हो नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब जब दशमलव नहीं हटेगा, तो जब दशमलव नहीं हटेगा तो इसको आप p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, दशमलव नहीं हटता है इसमें। ठीक,
तो मेरे भाई जब दशमलव नहीं हटेगा तो इसको क्या तुम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। जब p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो तो यही क्या कहलाने लगती है, यही कहलाती हैं अपरिमेय संख्या। क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या। इन्हीं को बोलते हैं हम लोग इरेशनल नंबर, यानी कि जो नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं, अनावृत संख्याएं होती हैं, इसी को आप क्या कह सकते हो, इसी को आप कह सकते हो इरेशनल नंबर्स। क्या कह सकते हो? इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या। इस पर हम लोग अभी आगे थोड़ी और बात करेंगे, जैसे क्वेश्चन इस पर बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। अपरिमेय संख्याओं का यही तो होता है ना कि यू कैन नॉट राइट इन द फ्रैक्शन फॉर्म। जब तुम उसे फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी भिन्न के रूप में नहीं लिख पाते हो तो ही तो वो क्या कहलाते हैं? अपरिमेय संख्या। क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या। इतनी बात तो समझ में आई होगी, उम्मीद है पूरी तरीके से हाँ या ना का जवाब दीजिएगा, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आ गया? गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे क्वेश्चन जैसे कैसे बनते हैं, जैसे ये सवाल है कि दो संख्याओं के बीच अगर परिमेय संख्या तुम्हें ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात होगी, क्या होगा? ठीक है, सपोज करिए मैंने कहा हमारे पास कोई संख्या है x y। मैंने कहा x y के बीच में तुम्हें कोई परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, या हम ऐसे कह देते हैं थोड़ी देर के लिए, आप मान के चलो हमने ऐसे कहा कि ये लिखा हुआ है 5/4 और ये लिखा मैंने 5/3। मैंने कहा भैया इसके बीच में कोई भी परिमेय संख्या ज्ञात कर लो। अब आपको पता है परिमेय संख्या होनी तो p बाई क्यू की फॉर्म में है, तो मैं ये जानता हूं कि अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, इसको मैं अगर डिवाइड करता हूं तो क्या हो जाएगा डिवाइड करने पर? जैसे इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे डिवाइड करने पे क्या देगा? 4 एकम 4 दे देगा। बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। 4 एकम 4 देगा, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 1.25। इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये पता चलेगा कि 3 एकम 3 बचेगा 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 तो 3 छंग 18। क्या ये 5/3? सबसे पहले तो ये बताओ, जो ये 5/3 है, 5/3 जो है, इसको अगर लिखा जाएगा तो 1.6666 समथिंग लिखा जाएगा, हाँ या ना? अभी मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर कोई संख्या ऐसे बार बार दशमलव के बाद रिपीट होती है, जैसे 1.666666, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो बार बार रिपीट हो रहा है इसको हटाकर बार लगा देते हैं, और फिर बार को हटाने के लिए क्या करते हैं, नीचे 9 लिखते हैं। नीचे 9 है ना, नीचे 9 लिखते हैं। ये 9 क्यों लिखते हैं ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन पहले जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको आप समझ लो। तो मैं अल्टीमेटली ये कह देता हूँ कि ये 1.25 है मेरे पास और ये 1.66 है। मैंने कहा इसके बीच में तुम्हें परिमेय संख्या निकालनी थी भैया। सिंपल सी बात है कि 1.25 से 1.66 के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या हो सकती है। 1.26 हो सकता है, 1.47 हो सकता है, इसके बीच में तुम कुछ भी लिख दो। 1.65 हो सकता है, ठीक है, 1.60 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इसी को अगर तुम जैसे हमने कहा 1.60, अब ये दशमलव हटा के मेरे भाई तुम 0 बढ़ा लो नीचे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 8/5 भी इनके बीच में होगी, तो इनके बीच की एक परिमेय संख्या क्या कहलाएगी? 8/5 भी हो जाएगी। या तुम जो और लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। लेकिन अगर सिर्फ यही सवाल होता, ये मेरी बात समझे कि नहीं समझे, पहले इतनी बात बताओ, हाँ या ना? समझ गए? पक्का? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा जरा ध्यान देते हैं, चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं। इसको हटाऊं पहले तो ये बता दो, थोड़ा सा जगह चाहिए होगी, क्योंकि मुझे लग रहा है इतनी जगह में तो हम ही होंगे इधर से इधर तक है ना, तो इसको मैं हटाना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलो तो हम इसको हटाते हैं। थोड़ा सा समय आपको देना ही पड़ेगा, मजबूरी है आपकी, मेरी नहीं अब जताओ क्या करें, जगह नहीं है तो नहीं है, हटाना तो पड़ेगा ही ना। चलो अब देखो जरा हाँ, तो मैं आपको यही बता रहा था कि आगे क्या करना है। आगे देखो, जैसे हमने कहा कि दो संख्याएं अपने पास, मान लो एक संख्या a है, एक संख्या b है, इनके बीच में अगर तुम्हें
1, 2 या 10 कोई परिमेय संख्या निकालनी है तो कैसे निकालोगे। अब मान लो a का मान 2 है, b का मान 3 है, कुछ ऐसे इनके बीच में तुमको परिमेय संख्या निकालनी है, तो तुम कहोगे सर यार 2 से 3 के बीच में कोई भी परिमेय संख्या लिख लो, बहुत सारी होंगी, 2.1, 2.11, 2.2, 2.2, 3। 2 से 3 के बीच में तो सैकड़ों जो है पॉसिबल ऑप्शन बनेंगे, है कि नहीं भाई, बनेंगे कि नहीं। लेकिन अगर ऑप्शन भी दिए हो और चेक करना हो तो क्या बोलते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने कहा इसके बीच में आपको निकलना था, तो इसके लिए आप लिखते हो क्या, ध्यान से देखिएगा, a के प्लस b अपॉन b प्लस 1, ठीक, k प्लस 1, क्या लिखते हैं, k प्लस 1। अब a क्या है भाई, जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो k है पहले उसको समझ लो कि अगर एक से ज़्यादा परिमेय संख्या निकालनी है तो आप उसको 1, 2, 3, 4 ऐसे करके बार बार अपने हिसाब से रखते चले जाओगे। a क्या है, आपको a दिख रहा है 2 है, तो a की जगह यहाँ पर मैंने 2 रख दिया, मैंने पहली संख्या निकाली थी ये रखा, b की जगह 3 रख दिया और नीचे लिख दिया a। तो ये हो गया 5/2। और 5/2 का मतलब मेरे भाई क्या होता है, 2.5, और आप ये जानते हो कि जो 2.5 होता है वो 2 और 3 के बीच में ही आता है कि नहीं आता। थोड़ा सा और आपकी तसल्ली के लिए बता देते हैं भाई, k की जगह 2 रख के देख लो, तो a की जगह तो 2 था ही था, k की जगह भी 2 हो गया, b की जगह 3 रखना था, k की जगह हमने फिर से 2 रखा, तो 2 + 1, ये क्या बना भाई, 2 दूनी 4, 4 + 3 7, 7/3। अब 7/3 को आप अगर देखें तो वो भी 2 और 3 के बीच में ही आएगा। कैसे आएगा ये भी आप देख लो भाई, 3 से अगर आप 7 को डिवाइड करो तो 3 दूनी 6, 1 मिलेगा, दशमलव लगाओगे 0 बढ़ाओगे, 3 त्रिका 9, 9 मिलेगा, 1 आ जाएगा, फिर से 0 बढ़ेगा, 2.33। देखिए तो 2 और 3 के बीच में भी 2.33 आता है, देख पा रहे हैं आप। तो जैसे ही आपको कई सारी संख्याएं निकालनी है परिमेय या कुछ और, तो आप इसका इस्तेमाल करें ak + b अपॉन k + 1, अगर क्या हो दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालने की बात होगी, ठीक है। उम्मीद है कि आप नोट करेंगे और इसको कहीं बहुत अच्छे से सहज कर नोट्स बनाएंगे कि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो उसको आप चूरन वाले को बेच सको, है ना। चलो संख्या बताओ, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना फिर उसके बाद करना, ठीक है। कह रहा कौन सा ऑप्शन है जो कि 3/4 और 1 के बीच परिमेय संख्या नहीं है। 3/4 और 1 के बीच की परिमेय संख्या नहीं है भाई, इस बहुत सरल सी बात है, मैं आपको समझाऊं। 3/4 का मतलब होता है 0.75। अब अगर उसमें ये वाला ऑप्शन आपने लगा दिया कि ये वाला तरीका आप करने लगे तो भाई सैकड़ों ऑप्शन होते हैं दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं के, अब पता नहीं उसमें से कौन सी ना हो तो क्या आप हर बार चेक थोड़ी करते रहोगे। तो उसका तरीका ये होता है कि आप इसको दशमलव की फॉर्म में बदल लो, इतना देखना है, यानी 0.75 से अगर 1 के बीच में है तो वो परिमेय संख्या है, और अगर इसके बीच में नहीं है तो परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो भाई 4/5 लिखा है, 4/5 का मतलब 0.80 होता है कि नहीं भाई। इसका मतलब क्या है, 5 से आपको 4 को डिवाइड करना, दशमलव लगा के 0 बढ़ाइए, 5 × 8 = 40, पूरा पूरा कट जाएगा, 0.8 आ जाएगा। इसका मतलब देखिए 0.9 है। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है 1.01, और इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है 95/100 यानी कि 0.95। तो भाई 0.80 भी इन दोनों के बीच में आएगा 0.90, अगर 90 रखोगे तो भी वो इनके बीच में आएगा, 0.95 भी इनके बीच में आएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे 1.01 की तो वो इससे बड़ा हो जा रहा। अगर यहाँ पे आप लिखे हो 1.01 तो इससे बड़ा हो गया, यानी बाहर हो गया इन दोनों की लिमिट से, ये हिस्सा जो है ये बाहर हो गया। अब जब बाहर हो गया तो यही परिमेय संख्या जो हो, हालांकि है ये भी परिमेय ही, लेकिन वो 3/4 और 1 के बीच में नहीं है। तो अपना सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। बोलो क्लियर है, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है, पक्का आगे बढ़े फिर, ठीक है। चलो अब देखो एक अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कह रहा है 2 और 3 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं बतानी है आपको। 2,
और 3 के बीच में 4 परिमेय संख्या बतानी। अब इसमें आप इसका इस्तेमाल करो आप फटाक से, तो आपका काम बन जाएगा, है ना। ये फॉर्मूले का जितनी भी 4 कह रहा है, 4 रेशनल नंबर कह रहा है, अभी 4 कह रहा हो या 14 कह रहा हो, ये आपके लिए ए है, ये आपके लिए बी है। के का मान 1 रखेंगे तो पहली परिमेय संख्या आ जाएगी, 2 रखेंगे दूसरी आएगी, 3 रखेंगे तीसरी आएगी, 4 रखेंगे चौथी आ जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। ठीक, अब जैसे पहली परिमेय संख्या रखनी है तो क्या मिलेगी, 2 एकम 2 प्लस 3 5, 5/2, ये पहली परिमेय संख्या हो गई। मान रख रहे हैं आप लोग, रखना, ठीक है। फिर 2 दूनी 4, 4 प्लस 3 7, और नीचे आ जाएगा 2 प्लस 1 3, 7/3 तीसरी हो गई। देख पा रहे हैं। अब बात यहाँ पर वही है कि ए की जगह अभी भी 2 रख रहे हैं, लेकिन अगर हमें तीसरी संख्या चाहिए तो हमने के की जगह क्या रखा, हमने के की जगह 3 रखा, बी की जगह 3 रखना ही था, के की जगह 3 और 1 4, यानी 3 दूनी 6 3 9, 9/4 हो गई। अगली क्या हो जाएगी, 11/5 हो जाएगी, जब के की जगह आप 4 रख लोगे। बात समझ में आई। तो 2 और 3 के बीच में ये चारों ही संख्या आ रही ना, ये चारों ही परिमेय ही संख्या है। समझ पाए आप? बोलो, ऐसे आराम से इसका इस्तेमाल करोगे और सवाल का उत्तर बड़ी आसानी से निकलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब देखो, अगर अपरिमेय संख्या निकालनी हो तो कैसे करते हैं। अपरिमेय संख्या की अगर बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कोई 2 संख्याएं हैं, एक x है और एक संख्या y है, इनके बीच में अपरिमेय संख्या निकालनी हो तो हमेशा याद रखना अपरिमेय संख्या का सिस्टम क्या होता है। देखिएगा, अपरिमेय संख्या का सिस्टम ये होता है, जब आपको 2 के बीच की अपरिमेय संख्या निकालनी हो तो आप उन दी हुई दोनों संख्याओं का गुणा करके स्क्वायर रूट ले लो। दी हुई दोनों संख्याओं का गुणा करके स्क्वायर रूट ले लो, तो बीच की क्या निकल आएगी, अपरिमेय संख्या। बशर्ते ध्यान क्या रखनी होगी, कंडीशन क्या होनी चाहिए। कंडीशन एक होती है, इसमें याद रखिएगा, लिख दे रहे हैं। कंडीशन एक होती है कि x और y का जो गुणनफल है, x और y का जो गुणा करने से आएगा, ये क्या होगा, ये पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। ये क्या नहीं होना चाहिए, पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर भाई ये पूर्ण वर्ग हो गया और इसका स्क्वायर रूट भी हमने निकाल लिया तो फिर फायदा क्या होगा, वो तो संख्या एक पूर्णांक के रूप में, एक रियल नंबर के रूप में आ जाएगी, अपरिमेय कहाँ रहेगी, है कि नहीं। तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। ऐसे जैसे मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक, मैंने कहा एक संख्या थी, थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि ये 4 ले ली मैंने, एक संख्या 9 ले ली, एक 4 ले ली, एक 9 ले ली। तो आप क्या कहोगे, जैसे ये स्क्वायर रूट ऑफ भी हो सकता है, ये क्यूब रूट में भी हो सकता है, दोनों का गुणनफल। बहुत ध्यान से समझना, अगर स्क्वायर रूट है तो पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए, क्यूब रूट है तो पूर्ण घन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरी बात समझ रहा हूँ। तो अगर x की जगह, यहाँ देखो दोस्त, अगर x की जगह आप 4 रखते हो, y की जगह 9 रखते हो, तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 36। ये तो आंसर 6 दे देगा। तो 6 तो अपरिमेय संख्या नहीं होती है, 6 तो परिमेय होती है। देखो, कोई भी रियल नंबर होगा, कोई भी रियल नंबर हमेशा अपने आप में एक परिमेय संख्या होगी ही होगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या, 4 और 9 के बीच में कोई भी अपरिमेय संख्या, कोई भी रेशनल नंबर नहीं है। कैसे करोगे, जब आपने देखा कि स्क्वायर रूट करने पे इन दोनों संख्याओं से हमें 6 मिल रहा है, तो क्या करोगे, रखोगे ही, लेकिन इसका क्यूब रूट कर दोगे। क्या कर दोगे, क्यूब रूट। अब 36 का अगर आप क्यूब रूट लोगे तो कितना आएगा, कितने के पास ऊपर जाएगा, ये 3 और 4 के बीच में जाएगा। और जब ये 3 और 4 के बीच में जाएगा, वो भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगी, ये भैया अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर कहलाएगी, क्योंकि ये दशमलव में तो व्यक्त नहीं हो पा रही। और अगर दशमलव में व्यक्त नहीं हो पाएगी तो भिन्न में नहीं हो पाएगी, भिन्न में नहीं हो पाएगी तो फ्रैक्शन में नहीं हो पाएगी, फ्रैक्शन में नहीं हो पाएगी तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, और परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी तो अपरिमेय कहलाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ या ना। ठीक है, हाँ या ना। तो समझ पाए परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कैसे निकालनी। जैसे मैंने कहा आपसे 2 और 3 के बीच में एक अपरिमेय संख्या निकाल दो या 2 निकाल दो, तो आप क्या कहोगे, भाई 3 दूनी 6, एक तो ये हो गई। अब हम कह दें क्यूब रूट ऑफ 6, तो ये भी हो जाएगी, क्योंकि 6 का क्यूब रूट भी एग्जैक्ट नहीं निकलेगा, ना ही 6 का स्क्वायर रूट एग्जैक्ट निकलेगा। ये नंबर रिपीट होंगे दशमलव के बाद, है ना या रिपीट नहीं होंगे। ठीक, बात समझ पाए, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। बात समझे, आगे बढ़ रहे हैं, नोट करते जाइएगा भाई, प्रॉपर नोट बनाते रहना। और आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आपको पता होगा क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और
क्लास को शेयर कर देना, ठीक है। पता है आपको इतना सब कुछ करने के लिए, इतना मेहनत करने के लिए, ये बनाने के लिए बहुत समय और बहुत मतलब क्या ही बोले। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसी में जैसे कि हमने आपको बताया कि रियल नंबर दो भागों में था, क्या क्या था, एक था हमारा दशमलव संख्या और एक था पूर्णांक। तो दशमलव संख्या हमने पढ़ी, अब हम लोग बात ही कर रहे हैं पूर्णांक की। अब पूर्णांक देख लो जरा क्या होता है, गौर से समझना। किसे पूर्णांक कहते हैं? मैंने आपको बताया ना संख्या रेखा वाला सिस्टम, कि संख्या रेखा में ये होता है मूल बिंदु 0, देखो बीच में लिखा है ना। इधर पॉजिटिव होता है और इधर नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव का मतलब होता है +1 +2 +3 अप टू सो ऑन प्लस अनंत तक। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे? धनात्मक पूर्णांक जिनमें ऋण का कोई भाव नहीं होगा, यानी +1 +2 +3 अप टू सो ऑन कहाँ तक? प्लस इनफाइनाइट तक। यानी आप ये एक भाषा में कह सकते हो 1 to इनफाइनाइट, यानी +1 to प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव नंबर कहलाते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। नेगेटिव क्या होता है? अब देखो जरा, 0 के बाद अगर इधर से शुरू करें तो मान लो ये -1 -2 -3, ये भी कहाँ तक जाएगा? ये भी जाएगा ना माइनस इनफाइनाइट तक। तो आप ये कह सकते हो कि -1 to माइनस इनफाइनाइट तक, -1 से माइनस इनफाइनाइट तक की जितनी भी संख्याएं होंगी, जितने भी डिजिट होंगे, वो क्या कहलाएंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहलाएंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। यानी अच्छा, अगर इसको लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा -इनफाइनाइट to -1, ठीक है। ये सब क्या कहलाएंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ या ना का जवाब दो, पहले बोलो, ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनना। 0 की अगर बात करते हैं तो 0 क्या होता है? तो 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही नेगेटिव इंटीजर। ये पूर्णांक तो होता है, क्योंकि देखो संख्या रेखा वाली लाइन में तो 0 आ रहा है, ये आ रहा है, लेकिन ये ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो आप इसके लिए क्या कहोगे? ये पूर्णांक तो है, ये इंटीजर तो होता है, पूर्णांक होता है, ठीक है। लेकिन यही बात बच्चों को नहीं पता होती कि 0 पूर्णांक है कि नहीं है। इस पर मैं आगे आपको और भी सारी चीज़ें बताएंगे ना, अभी तो आपको बड़ा ही जो है वो होगा। लेकिन ना तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव। पूर्णांक तो होता है, ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ये किसकी बात हो रही है? 0 की। ये वाले 0 की, जो अंडा होता है ना 0, ये 0 की बात चल रही है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा थोड़ी सी आगे की बात। जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं ना, ये जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, ये जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, इन्हीं का जो समुच्चय होता है, इन्हीं का जो समुच्चय का मतलब, इधर आते हैं, यहाँ देखना, जो पॉजिटिव इंटीजर आपने पढ़े क्या होते हैं? +1 से प्लस इनफाइनाइट तक, +1 से प्लस इनफाइनाइट तक। और जो +1 से प्लस इनफाइनाइट तक ये जो वो बनता है, ठीक, ये क्या कहलाएगा? यही कहलाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यही प्राकृतिक संख्याओं का समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राकृतिक संख्याओं का समूह। अच्छा, अगर इसी में जैसे 1 to इनफाइनाइट है, हम इसमें +1 +2 +3 +4 कॉमा करके है, +4 अप टू सो ऑन +9 तक ले लें, तो यही क्या कहलाता है? यही कहलाएगा समुच्चय, यानी कि सेट ऑफ क्या? नेचुरल नंबर। इन्हीं को कहते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्याएं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि 0 की तो खोज हुई थी, लेकिन 1 से लेकर 9 तक के अंक हमें प्रकृति से मिले, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। यही कहलाते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक। और मेरे भाई, जब इन प्राकृतिक संख्याओं में आप 0 को इंक्लूड कर देते हैं, 0 इंक्लूड, ध्यान से सुनिएगा, 0 इंक्लूड कर दिया, प्लस अगर ये प्राकृतिक संख्याएं लिखी हैं, प्राकृतिक संख्याएं लिखी, यानी अगर 0 इसमें इंक्लूड हो गया तो ये कहलाते हैं सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर ये पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाने लगता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि 0 जब इंक्लूड हो जाएगा, सो ऑन डैश डैश डैश, तो ये क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं का समूह। पूर्ण संख्याओं का समूह, यानी कि होल नंबर कहलाने लगते हैं। क्या कहलाने लगते हैं? होल नंबर। बात समझ में आई है या नहीं आई? ठीक है, तो ये जो कंफ्यूजन अगर आपके मन में कभी था कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, तो ये वो कंफ्यूजन भी आज दूर हो गया होगा, हाँ या ना?
ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक चलो देखो, अब ये जो हमारे पास पूर्णांक थे, पूर्णांक में ही कुछ बातें और आ जाती हैं। इसको हम लोग देखते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर। ये तो हिंदी में भी लिख देते हैं। इवन का मतलब होता है सम संख्या और ऑड का मतलब होता है सम संख्या, और ऑड का मतलब होता है विषम संख्या। ठीक है, ऑड का मतलब क्या होता है? विषम संख्या। तो इसकी जरा बात करते हैं, जरा ध्यान से देखते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होता है? इवन नंबर क्या होता है कि जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए। ये तो सब लोग जानते हो ना, जो संख्या 2 से, 2 मतलब 2, ठीक है, ऐसे भी लिख देते हैं, 2 से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, डिवाइड हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। तो सर एग्जाम्पल के रूप में सर 2 भी डिवाइड होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 8 भी होता है और 0 भी होता है। भाई 0 तो किसी से भी डिवाइड हो जाता है, तो 0 2 से भी डिवाइड होगा। तो सर 0 अगर किसी से भी डिवाइड होता है तो आपने ये क्यों कहा कि जो 2 से डिवाइड होगा वही जो है हमारा इवन नंबर होगा? अभी हम ये प्रूफ करेंगे कि जो 0 होता है वो इवन नंबर होता है कि नहीं होता, इसको आपको अभी हम बताएंगे। पहले आप इसको देखो कि इवन नंबर क्या होंगे? जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाएंगी वही क्या कहलाएंगी? वही कहलाएंगे इवन नंबर। देखो इसको एक प्रूफ ऐसे भी अभी हम करते हैं। ठीक है, ऑड नंबर क्या होंगे? जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, जो 2 से डिवाइड ना हो वही कहलाते हैं ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्या। ठीक है, तो ये क्या होंगी? ये 1 3 5 7 9, ये विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, जो 2 से डिवाइड नहीं होंगी। इतनी बात समझ पाए हो? अब जैसे क्वेश्चन ये उठा कि 0 जो है, यहाँ पे लिखता हूँ, 0 जो है सम संख्या है कि नहीं है, सम है या नहीं है। तो इसको हम आपको थोड़ा सा अपने स्टाइल में बताते हैं, जो कि एनसीईआरटी में है। अपना स्टाइल क्या एनसीईआरटी में? देखो, जो मैं ऐसा नहीं हम आपको तुम्हें बहुत वो पढ़ा रहे हैं, कोई नई चीज़ पढ़ा दे रहे हैं या कुछ वो कर रहे हैं, सब कुछ एनसीईआरटी में है। हाँ, बस ये है कि एनसीईआरटी से खोज कर इस तरीके से अरेंज करना वो काम मेरा है, और उसमें समय लगता है। अब जैसे मैं बताता हूँ 0 समय है कि नहीं, तो ये जो आगे का पोर्शन बताने जा रहा हूँ ना, ये भी एनसीईआरटी का। जैसे आपने पढ़ा है कि अगर हम 2 सम संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें हमेशा सम संख्या ही मिलती है। 2 + 4 जोड़ा तो 6 मिला कि नहीं? अब जैसे मैंने कहा 0 सम है, तो आप कहोगे नहीं, हम नहीं मानेंगे, 0 सम नहीं है। तो आपने कहा 0 सम नहीं है। अब आगे बात करते हैं जरा। देखो, अगर हम एक कोई सम संख्या ले ले, एक विषम संख्या ले लें, बहुत ध्यान से देखना, एक सम संख्या ले लेते हैं, एक विषम संख्या ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा एक सम संख्या ले ली 2 और एक विषम संख्या ले ली 1, तो जोड़ेंगे तो 3 आएगा। यानी एक सम और एक विषम को अगर आप जोड़ोगे तो हमेशा आपको विषम ही मिलेगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखते चलो मेरे दोस्त, इसी से काम होना है। और अगर आप दोनों बार 2 विषम संख्याओं को लेकर जोड़ते हो, एक भी पहली भी संख्या विषम है, दूसरी भी संख्या विषम है, जैसे यहाँ पे 5 ले लिया प्लस यहाँ पे 7 ले लिया, तो ये 12 आएगा, ये सम बन जाएगा। इतनी बात तो पढ़ी है सबने। और भाई अगर ये नहीं पढ़ी है तो भी कोई बात नहीं, हम आपको पढ़ा देते हैं। अगर ये बात नहीं भी पढ़ी है तो भी कोई बात नहीं, ध्यान से देखो। अब जैसे आपने कहा कि अगर हम ये मानते हैं कि 0 सम है, तो आप कहते हो नहीं, तो अगर 0 सम नहीं मानते हो तो 0 को आप विषम मानोगे। तो अगर हम यहाँ पे 0 को विषम मान के रखें और इसकी जगह 2 ही रखें, जोड़ेंगे तो ये तो भाई 2 आएगा, और 2 तो सम होता है। जबकि हम ये जानते हैं कि एक सम संख्या और एक विषम संख्या को जोड़ते हैं तो हमेशा विषम आना चाहिए। और आपने 0 को अगर थोड़ी देर के लिए विषम माना है तो इसको भी जोड़ने पर तो यहाँ पर जो है विषम आना चाहिए, जबकि तो 2 ही आ रहा है, तो सम आ रहा है। तो इसका मतलब 0 विषम नहीं है। पहली बात से ये प्रूफ हुआ कि 0 विषम नहीं है। ठीक, तो अगर 0 विषम नहीं है, इन दोनों की ही बात हो रही है, सम और विषम में 0 क्या है। तो अगर 0 विषम नहीं है तो 0 इवन नंबर होगा कि नहीं होगा? 0, इफ द 0 इज नॉट अ ऑड नंबर देन ऑब्वियसली 0 शुड बी इवन नंबर। आगे बात करते हैं, इससे भी प्रूफ करते हैं, जरा गौर करो। देखो, विषम प्लस विषम जोड़ने पर सम होना चाहिए। तो एक विषम तो ये ले लिया,
अब अगर 0 को विषम मानते हैं तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5, और 5 क्या होता है भैया, ऑड नंबर होता है, जबकि आपने देखा कि ऑड प्लस ऑड को जोड़ने पर इवन होना चाहिए। तो अगर ये भी आप ऑड है, इसको भी आपने ऑड माना, तो यहाँ पर आना चाहिए था आपका इवन, जबकि आ रहा है ऑड। तो ये भी बात प्रूफ हुई यहाँ से फिर से कि 0 विषम नहीं है, तो ये 0 क्या होगा, सम। ऊपर वाले से भी प्रूफ कर लो, सम प्लस सम क्या होना चाहिए, सम प्लस सम सम होना चाहिए। तो अगर हम एक सम संख्या यही अपनी रखें 2, और 0 को भी हम माने सम संख्या, तो अगर 0 रखोगे तो 2 प्लस 0 क्या आएगा 2, और ये सम संख्या ही बनेगा, यानी ये इवन नंबर ही बनेगा। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि 0 जो है वो हमेशा सम संख्या होती है। 0 क्या होती है, सम संख्या होती है, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे अगर हम ये लाइन लेते हैं, वही संख्या रेखा वाली लाइन, जिसमें यहाँ पर होता है +1, फिर आगे +2, फिर +3, फिर +4, फिर +6, ठीक है ना, ऐसे जाता है, +5, यहाँ 4 3 2, और ये 0 होता है। इधर -1 होता है, इधर -2 होता है, इधर -3 होता है, इधर -4 होता है। तो आप देखो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप देखो कि जो भी विषम संख्या है, जैसे 2 से 4, फिर 4 से 6, तो इनके बीच का जो गैप है वो 1 है। तो 2 से ठीक पहले वाला गैप क्या है, 0 पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इस 0 का आप सम संख्या नहीं मानते हो तो ये सीरीज ही नहीं बनेगी सम संख्या की। इसलिए 0 क्या है, एक इवन नंबर है। हमेशा याद रखना कि 0 इज ऑलवेज अ इवन नंबर, ठीक। अब जैसे एक क्वेश्चन हम आपसे पूछे, यहाँ पे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, -4 ये इवन है, ये सम संख्या है या नहीं है, बताइए, ये सम संख्या है या नहीं है। एक छोटा सा प्रश्न हमने पूछा कि -4 जो है वो सम संख्या है कि नहीं। इतनी सी छोटी सी बात है, ये हमारा प्रश्न है, आपको बताना है इसमें होगी या नहीं होगी। भैया देखो, हमने आपसे एक बताया कि जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए वो सारी की सारी इवन होंगी। फर्क नहीं पड़ता कि उसमें माइनस लगा है या नहीं है, वो नेगेटिव है या नहीं है। अगर 2 से डिवाइड हो, क्या ये 2 से डिवाइड नहीं होगी, होगी ना। 2 से डिवाइड कितनी बार हो जाएगी, 2 बार हो जाएगी, -2 आ जाएगा, हो जाएगी ना। तो अगर 2 से डिवाइड हो रही तो दैट्स मीन कि वो क्या है, इवन है। तो -4 एक सम संख्या है। आप ये नहीं कहोगे कि माइनस लगा है इसलिए सम नहीं होगी, है। क्यों, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रही है। बात समझ में आएगी या नहीं है, ठीक। अब देखो जरा क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, इस पर हम आपको समझाते हैं। इधर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा हम रफ करने जा रहे हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है इसको हम थोड़ा सा रफ करते हैं, ताकि हम जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो कैसे आ सकते हैं उस पर हम बात करते हैं, ठीक है। या एक नई स्लाइड ले लेते हैं, है ना। क्या करें, नई स्लाइड ले ले, नहीं ले लेते हैं, चलो आखिरी में होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पर आओ। अब जैसे मैंने क्वेश्चन आपसे कहा, क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। आपसे पूछा गया हाउ मैनी, ध्यान से देखना, हाउ मैनी इवन नंबर इन फर्स्ट 153 नेचुरल नंबर। ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। सपोज करिए कि ये क्वेश्चन आपके पास पेपर में है। कह रहा आपको बताना है कि पहली 153 प्राकृतिक संख्याओं में कितने संख्याएं होंगी जो कि इवन होंगी, यानी सम होंगी, आपको बताना। तो भाई जितनी भी संख्याएं आई हैं, जैसे आपको ये निकालना था कि आपके पास पहली 153 यानी फर्स्ट 153 का मतलब क्या होगा, 1 से शुरू होंगी संख्याएं और 153 तक की संख्याएं हैं। आपको बताना है कि इसमें इवन नंबर कितनी होगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। तो जब कभी भी आपके पास इवन नंबर या ऑड नंबर निकालने का हिसाब आए, तो ये जो संख्या सबसे बड़ी दी होती है, जो आखिरी संख्या होती है, उसमें आप एक घटा लीजिए, क्या आ जाएगा 152। इसके 2 बराबर हिस्से कर दो, 2 बराबर हिस्से करने पे आएगा 2 सत्ते 14 और 2 छंग 12 76। तो ये जो 76 आया है, 76 के 2 टुकड़े आपको मिले, ये हो जाएगा इवन नंबर का टुकड़ा। और इसमें देखो आपने शुरुआत में कितना घटाया था, जब इसमें एक जोड़ दोगे तो 77 हो जाएगा और ये हो जाएगा ऑड नंबर का हिस्सा।
ये कब की बात है, जब ये वाली बड़ी संख्या जो है आपके पास ये ही एक ऑड फॉर्म में दी हो। ठीक, अब अगर इसी में ये होता है कि 153 की जगह आपसे पूछा जाता है कि 144 संख्याओं में या 200 संख्याओं में कितने नेचुरल नंबर होंगे, कितने ऑड होंगे, कितने इवन, तो अगर 1, 2, 3 अप टू सो ऑन ऐसे ऐसे बात कर रहा है 144 तक की संख्याएं, और आपसे कह रहा है इसमें बताइए सम और विषम कितनी संख्याएं होंगी। आप ये देख रहे हो कि सबसे बड़ी हुई दी हुई संख्या जो है आपके पास ये एक सम संख्या के रूप में दी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका आधा कर देना है। 72 सम होती तब, और 72 ही क्या होती, विषम होती। 72 ही सम होती और 72 ही क्या होती, विषम होगी। बात समझ में आई या नहीं आई? आई कोई डाउट है? पक्का समस्या तो नहीं है? अच्छा चलो अब आगे थोड़ी सी बात करते हैं, ध्यान से देखना। हमने आपको थोड़ी देर पहले नेचुरल नंबर के विषय में बताया था, प्राकृतिक संख्याएं क्या थी, होल नंबर क्या थे, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब उस पर देखो क्वेश्चन कैसे हो जाते हैं। प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत हमेशा कहाँ से होती है, 1 से होती है। तो अगर आपके पास ऐसा दिया है कि 1 + 2 + 3 + 4 + सो ऑन डैश डैश डैश, ये n तक जा रहा है, यानी कि अनंत तक n संख्याओं तक जा रहा है, पहली प्राकृतिक संख्या n तक जा रही है, तो इसे बोलते ही हैं द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो ये सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, यहाँ पर होता है n + 1/2। क्या होता है? n + 1/2, ये होता है। ठीक, और मेरे दोस्त यहाँ पर n क्या कहलाएगा? n कहलाएगा सबसे बड़ी संख्या, जो उसमें सबसे बड़ी संख्या दी होगी ना वो कहलाएगा n। ठीक है, n कहलाता है सबसे बड़ी संख्या। क्लियर है? दूसरी बात करते हैं, इतने में अगर कोई समस्या ना हुई तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, दूसरी बात करते हैं। अगर यही आपके पास ऐसे दे रखा है कि 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन डैश 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 प्लस n स्क्वायर तक, तो ये कहलाता है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको आगे के पेज पर लेके चलते हैं, कहीं अगर खाली जगह मिलेगी फिर देखते हैं। ठीक है, ऊपर वाला रफ कर दे रहे ताकि आगे काम बन सके मेरे ख्याल से। ठीक है, ऊपर वाले को हम रफ कर देते हैं, खाली जगह अगर हो तो काम नहीं है खाली जगह आज, ऊपर वाले को मैं कर देता हूँ रफ। ठीक है, चलो फटाफट फटाफट रफ हो जाओ। चलिए देखिए, तो अगर ऐसा कुछ दिया है तो ये क्या कहलाएगा, अभी हम लोग बात करेंगे। ये कहलाता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। क्या कहलाएगा? प्रथम n प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर संख्याओं के वर्गों का योग। क्या कहलाएगा? वर्गों यानी स्क्वायर्स का सम, वर्गों का योग कहलाता है। ठीक है भाई, और इसका फॉर्मूला क्या बनता है जाकर? इसका फॉर्मूला बनता है n + 1 2n + 1/6। ठीक, और n यहाँ पे भी वही होता है कि सबसे बड़ी संख्या। थोड़ा सा पहले हम लोग जान लेते हैं चीज़ें। ये हमारा पहला पार्ट हो गया, ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया, और तीसरे पार्ट में आता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, यानी कि सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, घनों का योग। और वो क्या होता है? वो होता है भाई n, जो पहला वाला फॉर्मूला था n + 1/2 का, इसका होल स्क्वायर होता है। ठीक है, इसी का होल स्क्वायर होता है। अब जरा ध्यान से समझिएगा सवाल कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं इस पर। जैसे मैंने कहा एक सवाल इस पर पूछा गया, ध्यान से देखना, मैंने कहा एक सवाल इस पर पूछा गया, ये
आपसे कहता है बताइए भाई कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन डैश 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 प्लस 20 के स्क्वायर्स तक का सम क्या होगा। ये आपसे सवाल पूछा गया कि बताइए फटाक से इसका आंसर क्या आएगा। बहुत सरल सवाल है। तो आपको पता है मेरे भाई कि इसका जो योग होता है ये होता है 1/6 n+1 और 2n+1। देखो आपके पास ऊपर लिखा हुआ है। हाँ, याद रखना कि ये तभी होगा जब प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं होंगी, यानी उनकी शुरुआत 1 से हो रही होगी, तभी ये फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं होगी। तब हम आपको APGP बताएंगे, उससे भी इसका यूज़ होगा। और n की जगह क्या रखना है, जो सबसे बड़ी संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या भाई यहाँ पर तो हमें 20 दिखाई दे रही है। 20 का स्क्वायर 400 मत रखना, 20 है। 20 प्लस 1 21, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 दूनी 40 और 1 41। भाई 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 2 से इसको काट लेंगे 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 70 गुणे 41। तो ये क्या बनेगा 0, 7 1 कम 7, 7 चौको 28, 2870 जो होगा वो इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। एक सवाल ऐसे ही और ले लेते हैं ताकि जो है और चीज़ों को समझें और चीज़ों को जानें, फिर देखेंगे और जानेंगे, मानेंगे, पहचानेंगे चीज़ें और कैसे कैसे आ सकती हैं। ठीक है भाई। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं थोड़ा समझने के लिए, ताकि आप इन सारी चीज़ों को समझ पाओ, अच्छे से जान पाओ, फिर हम लोग आगे और भी चीज़ों को देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। ठीक, अब जैसे कोई क्वेश्चन कहा गया कि जैसे 1 से 20 तक के स्क्वायर्स का सम तुमने निकाल लिया है ना। हाँ, जैसे ये क्वेश्चन कहा गया आपसे कि 1 + 2 + 3 + 4 अप टू सो ऑन डैश डैश डैश, ये +10 तक दिया है और इसका योग तुमको दिया है 55। कितना दिया है 55। ठीक है, अब आपसे कह रहा है, आपको बताना है कि आपको यहाँ से देखना है 4 8 + 12 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 40 तक इसका योग क्या आएगा, ये आपको बताना था। ठीक, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सवाल कठिन हो गया। अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये समझ पाएंगे कि ये जो आपसे पूछा गया है ना मेरे भाई, इसमें 4 कॉमन है। तो अगर आप 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, अंदर फिर 3 बचेगा, अप टू सो ऑन डैश डैश, और 40 में जब आप 4 कॉमन ले लोगे तो 10 बचेगा। और ये जो पार्ट आया आपके पास, इसका योग आपके पास यहाँ पर सवाल में दे रखा था। तो ये क्या बन जाएगा 4 गुणे 55। ऐसे भी सवाल थे कभी जो पूछे जाते थे, हालांकि अब ऐसे सवालों का जो चलन है वो बहुत ही कम हो गया है। ठीक है, अब ऐसे सवाल ना ही के बराबर आते हैं, आप ये समझ लो, बिल्कुल ख़त्म है चलन। अब तो यही कह सकते हो कि ना ही के बराबर आते हैं, बिल्कुल हिसाब ही खत्म हो रहा है। ठीक, हाँ, एक सवाल और देख लेते हैं जो कि पूछे जाता है और उसकी उम्मीद भी होती है पूछे जाने में। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्वेश्चन कहा, आप देखिएगा क्वेश्चन, आपसे ये क्वेश्चन कहता है, बताना है आपको कि 10 + 11 + 12 अप टू सो ऑन डैश डैश डैश, ये कहता है आपको 30 तक का योग निकालो। तो आपके पास क्या था, आपने ये पढ़ा था कि अगर ऐसी संख्याएं लगातार हैं, आपने ये पढ़ा था कि आपके पास प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग था, यानी जब संख्याओं की सीरीज की शुरुआत 1 से हो रही है तब आप ये फॉर्मूला लगा दोगे तो काम बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो 10 से हो रही, अब क्या करें। तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं। इसको आप ऐसा करो कि इसको जो 10 से शुरुआत है 30 तक, इसको आप 1 से 30 तक की इसमें कन्वर्ट कर लो कि 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन, इसको आपने लिख लिया कि ये 30 तक आ जाता। अब इसमें आपको घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा? क्योंकि आपको 10 से 30 तक की संख्याओं का योग चाहिए था, लेकिन आपने 1 से 30 लिया, तो आपको ये कंफर्म हो गया कि आप इसमें 1 से 9 तक की संख्याओं का योग घटाओगे। कितने तक की संख्याओं का योग घटाओगे? 9 तक की संख्याओं का योग घटाओगे। अब देखो ये वाली सीरीज भी आपको प्रथम यानी 1 से शुरू होती हुई मिल रही, ये वाली सीरीज भी आपको n से शुरू होती हुई मिल रही। यानी अब आपके पास चीजें सरल हो गई कि आप इसमें ये तरीका लगा सकते हो, ये वाला जो कि इसका फॉर्मूला होता है n + 1/2। तो इसमें n की जगह आप क्या रखेंगे? 30 रखेंगे। देखो हम लगा देते हैं 30, n + 1 31/2, एक हिस्से में ये आ गया, माइनस। जब हम लोग सवाल करेंगे तो ऐसे तमाम सारे सवालों को देखेंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे। इधर हम ज़्यादा इसलिए नहीं आ रहे कि हम हो सकता है बैठे हो, इसलिए दिख नहीं रहा हो। 9 × 10/2, तो भाई 2 से कट गया ये 15 बार में,
और 2 से यहाँ 10 को काटोगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। तो 15 गुणे 30 31 यानी कि 15 दे 45 450 और 15 465 यहाँ पर आ गया और -9 पना 45 यहाँ पर आ गया। तो भाई इसको घटा लोगे तो ये 420 आपका सवाल का उत्तर बन जाएगा। बोलिए इतनी बात क्लियर है सभी को? अगर क्लियर है तो आशा करते हैं कि आज जितना आपने जो पढ़ा है उतना आपको पसंद आया होगा। बाकी चीज़ों को हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। क्लास बड़ी हुई पता है, लेकिन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी था। जैसे ये सवाल कर रहे हैं, इन सवालों को हम लोग प्रोग्रेशन यानी श्रेणियों से भी कर सकते हैं, लेकिन उस पर हम लोग आखिरी में चलेंगे। पहले छोटी छोटी चीज़ों को लेते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करना और थोड़ा सा बढ़ाते रहना चीज़ों को, ठीक है। ये मेरे बारे में कुछ चीज़ें, हालांकि इसको आपको बहुत जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि ये जानना ज़रूरी है आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। बाय बाय।